जसप्रीत बुमराह हैं, उन्होंने 2 विकेट लिए। तो बड़ा ही दिलचस्प एक मैच था आयरलैंड वर्सेस इंडिया का। माना कि आयरलैंड की जो टीम है वो इंडिया के मुकाबले में इतनी कोई तगड़ी टीम नहीं है, लेकिन जो तगड़े हैं उन्होंने इस बात को सबूत दे दिया कि हमने इस मैच को ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं करना, हमने इन्हें फौरी तौर पर चलता करना है। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग लाइन की बारी है तो इंडिया में रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर 52 रन बनाए और विराट सिर्फ 1 पर ही आउट हो गए। विराट के लिए कल का दिन नहीं था, जबकि जो ऋषभ पंत है उन्होंने 36 रन स्कोर किए। एनीवेज, जो अभी भी खेले जाने वाले मैच हैं उस पर भी बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमर नजीब हमारे साथ मौजूद है। अहमर, सबसे पहले जरा कल के मैच से स्टार्ट करते हैं कि जिसके साथ पाकिस्तानी टीम का भी मैच होना है। पहली जीत एक कमजोर हरीफ के अगेंस्ट, डेफिनेटली इंडिया का मोराल तो बूस्ट हुआ ही। कितना इंपॉर्टेंट था कल का मैच इंडिया के लिए जीतना भी, और बड़े कम ओवर्स में आयरलैंड की टीम को चलता करना? जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। इंडिया की तो हमेशा से सेटिंग होती है ना जी, कि ये वर्ल्ड कप के आपने दुनिया में कभी किसी स्पोर्ट्स में देखा है कि पहले से बता दिया गया हो कि आप सेमीफाइनल इस वेन्यू पे खेलेंगे, जो इंडिया को बता दिया गया है। एक तो ये जो आईसीसी है, ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है, ये फेडरेशन आज तक नहीं बन सकी, इसी वजह से ये गेम को उस तरह से आगे नहीं लेके चल सके। फिर आप मुझे ये बताइए, इंडिया जीत गया, उनको मुबारक भी हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये कहाँ, ये वर्ल्ड कप कितना बुरा आगाज हुआ है इस वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप में कोई अच्छे बैलेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल हमें देखने को, हम देख रहे थे कि शायद हमें मिलेगा, लेकिन कोई टीम 70 पे आउट हो रही है, कोई 100 पे आउट हो रही है, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, इतना गेम सीम और स्विंग हो रहा है, बाउंस आप देखिए कि कितना बाउंस हो रहा है। तो आप कोई टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे ग्रीन विकेट के ऊपर, आप तो T20 क्रिकेट के लिए जा रहे हैं। सो वी हैव सीन द टू एक्सट्रीम। Recently in the IPL we have seen the plenty of 200 plus scores के इतना आप ज़्यादा स्कोर करा रहे हो, और एक ये अदर एक्सट्रीम हम देख रहे हैं कि 100 भी करना मुश्किल हो रहा है। So I think so कि आईसीसी ने क्या किया है, क्या आपने पिचेस का टेस्ट नहीं किया, क्या आपने अपनी तसल्ली क्या की थी आपने कि मतलब कि किस स्टैंडर्ड की विकेट्स बन रही हैं। सो आई थिंक आप फ्लॉप शो के साथ आगाज, आई डोंट नो आगे क्या होता है, लेकिन अब तक बहुत फ्लॉप शो आईसीसी की तरफ से, और बहुत ही T20 में जिस तरह की पिचेस होनी चाहिए उससे हट के पिचेस बनाई गई है, मजा नहीं आ रहा मैचेस का। ठीक है, अच्छा, ये जो 9वां मैच हुआ युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान, उसमें भी कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं देखने को मिला। 77 स्कोर किया पापुआ न्यू गिनी ने, और फिर हमने देखा कि युगांडा ने वो उसको 18 दूसरे ओवर्स में बासानी हासिल कर लिया। तो आपको क्या वैसे रीजन नजर आ रही है कि ये बैटिंग पिच नहीं है? बैटर्स के लिए तो किसी भी सूरत ये साजगार साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जी बॉलर के लिए तो चांदी है इसके ऊपर, और शायद तो अल्लाह ने सुन लिया, क्योंकि बड़े सालों से जो है सारी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, छोटी बाउंड्रीज, बड़े बल्ले, और जो एजेस पे भी छक्के हो जाते हैं, तो बहुत अरसे बाद बॉलर्स को कुछ मिला, लेकिन अगेन बैलेंस आउट हो गए। यहाँ पे बॉलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशंस हैं, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि मूवमेंट बहुत है, सीम, स्विंग, पेस है, बाउंस ज्यादा है, और तो फिर बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना। फिर सारा साल आपके बैट्समैन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खेल के अचानक से आपने स्पाइसी पिचेस उनको दे दिए, तो मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट स्पेशली फॉर जो नई टीम्स आ रही हैं। तो आई थिंक कि आईसीसी को थोड़ा देखना चाहिए कि इस पिचेस में जो भी बेहतरी हो सकती है वो लानी चाहिए बेटर बैलेंस के लिए। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि ज़रा ये बॉलर्स की तो चांदी हो गई है, और डेफिनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स और हमारे पेसर्स तो बड़ी तगड़ी तादाद में हमारे पास मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा देखा है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होती है, हम उसी के मुंह बल बाज़-औक़ात बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। कल का जो मैच था इंडिया ने जो खेला, जिस वेन्यू पर, इसी वेन्यू पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, विकेट चेंज हो सकती है, क्रीज चेंज हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है ग्राउंड यही होगा। इंडिया की तो रीडिंग, इंडिया ने तो कैलकुलेशन कर ली। अब हमें क्या ये दुआ करनी है कि हम टॉस जीतकर या तो पहले फील्डिंग का फैसला करें या तो पहले बैटिंग का फैसला करें? क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को इसी वेन्यू पर? वो हमारे फास्ट बॉलर्स की ना स्ट्राइक एक माजी में हुआ करती थी, अब तो सिर्फ नाम ही रह गया। मुझे तो लगता है हमारे फास्ट बॉलर्स जो है ना, ये अपना खजूर के मिल्कशेक के बजाय नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि इनको मार बड़ी पड़ती रही है। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि वो एक हवा ही रह गया इनका कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सिंस लास्ट एशिया कप से 2023 से पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। तो आई होप कि ये अच्छे से इस हमारी कैंपेन का आगाज करें। आज हमने अमेरिका के खिलाफ खेलना है, वैसे भी उनके साथ हमारी एक भी होता है कि यार अमेरिका तो नहीं हारना, पहले होता था इंडिया तो नहीं हारना, ओनली अमेरिका तो नहीं हारना।
आपको याद होगा ना, एक स्लोगन पाकिस्तान में बड़ा इन हुआ था, कुछ भी होता था, ये सब अमेरिका ने करा है, ये सब अमेरिका ने करा है। तो कल अमेरिका को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारी कितनी, मतलब कल क्या आज? मेरा ख्याल है कि अमेरिका से कोई भी हारना नहीं चाहेगा। अच्छा, आप ये देखिए कि अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि अमेरिका की टीम बड़ी ट्रिकी है, क्योंकि उन्होंने ना काफी कंट्रीज के अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके अपनी टीम अच्छी बना ली एज अ सरप्राइज पैकेज में। अब जो है वो अल्लाह ना करे कि कोई बुरा रिजल्ट आता, कहेंगे वेगे ने सारे, तो अगर जीत जाते तो एक ही बड़ी गल है, छोटी टीम है, तो जो हल्की होती है उससे हारना भी अजाब, जीतना भी कोई इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। और वैसे भी जब आप किसी के अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो जहां पर क्राउड सारा यूएस का हो, जाहिर सी बात है यूएस का मैच होगा, पाकिस्तान भी कोई छोटी टीम नहीं है, वो अलग बात है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो काफी बड़ा क्राउड होगा कल के मैच को देखने के लिए। प्रेडिक्शंस तो यही आ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ लम्हात पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से, जैसे कि शाहीन भी उस तरीके से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो नहीं आ रहा, नसीम शाह भी हमें उस तरीके से फास्ट पिच पे खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये जो बैक टू बैक उन लोगों को इंजरीज हुई हैं उसकी वजह से भी उनका मोमेंटम खराब हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अभी दोबारा से क्या कहते हैं अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने में। देखिए, कॉम्बिनेशन पीसीबी ने खराब कर दिया। आपके प्लेयर अच्छे खासे चल रहे थे, आपने बाहर से 2 सीनियर प्लेयर को बुला लिया, तो उसमें टीम का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। आप किसी और प्लेयर पे इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर तो शाहीन नए गेंद से तो अच्छी बॉल कर रहा है, मसला नसीम का ज्यादा है कि वो इंजरी के बाद से अभी लगता है कि वो फुली रिकवर नहीं हो पाया। हमारा कोई भी प्लेयर इंजरी के बाद से ठीक से रिकवर नहीं आया, कि उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं गई, तो इस मीन कि हमारा मेडिकल पैनल तो था ही नहीं माशाल्लाह, डिप्लोमा होल्डर को मेडिकल हेड रखा हुआ था पहले, अभी गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इसीलिए हमारे प्लेयर जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आई होप कि ये अच्छा करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी बहुत होगी आमिर पे, सीनियर बॉलर है, ठीक है उसके पास वो पेस अब नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस चूंकि मौजूद है आमिर के ऊपर। हारिस रऊफ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तो अपने अपने रोल इनको जो डिफाइन किए गए अकॉर्डिंग टू देयर रोल इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, चिप इन करना पड़ेगा डेथ ओवर में। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो मिडिल ओवर की बॉलिंग है, 7 से लेकर 15 ओवर के पेस का है, वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो रिसेंटली पीसीबी की तरफ से एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, उसमें हमने देखा कि बाबर ने जो इंटरव्यू दिया उस पॉडकास्ट में उन्होंने शादाब को एक बार फिर से डिफेंड किया। आप देख रहे हैं आज के प्लेइंग 11 में शादाब को खेलते हुए, और अगर वो खेलेंगे तो आपको लगता है कि आज कुछ कर जाएंगे, क्योंकि हैं तो वो ऑलराउंडर, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, तो कुछ तो नया होना चाहिए उनकी तरफ से। देखिए, पॉडकास्ट चल रही है, शर्ट्स की प्रमोशन चल रही है, नहीं चल रही तो ये बैटिंग नहीं चल, ठीक है। तो अल्लाह करे चले, क्योंकि शादाब खान, परफॉर्मेंस शादाब खान इज मैंडेटरी फॉर पाकिस्तान, स्पेशली उनका जो बॉलिंग है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो दिस गाय विल गिव द परफेक्ट बैलेंस टू पाकिस्तान प्लेइंग 11, क्योंकि बैटिंग में भी बहुत एग्रेसिव खेलते हैं और बॉलिंग में मिडिल ओवर में आके अगर क्लिक करें, अगर रिदम पकड़ लें तो ये अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो वो बैलेंस जो होता है ना बैट और बॉल के बीच में, जो कि आपको एक्स्ट्रा बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन आने का कुशन देता है। अच्छा, अहमद स्टे विद अस, अभी हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। भी रिसेंट अपडेट आई है इसी टूर्नामेंट से रिलेटेड एक मैच की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का जो इस वक्त मैच जारी था, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है 39 रन से, और ओमान को 39 स्कोर से शिकस्त दे दी है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि प्रेडिक्टेबल था कि डेफिनेटली ओमान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जो है एक तगड़ी टीम है। और फाइनली इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो अब तक के मुकाबले में जो अमेरिका का मैच था कनाडा के साथ, उसमें एक अच्छा स्कोर उन्होंने दिया था 195 का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने सामने वाले हरीफ को एक अच्छा स्कोर दे दिया था 164 का, जिसके बाद उन्होंने 165 बनाना था। तो हाउ डू यू सी दिस मैच? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप की 20 नेशन है, अगर वो इवन किसी एक वर्ल्ड कप का स्टार्ट भी अच्छा ना करे ना, तो वो कभी दरमियान में रिदम पकड़ लेते हैं, और जब वो एक बार नॉकआउट स्टेजेस में आ जाए ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो एक खूंखार भेड़िया बन जाते हैं, फिर उनको हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेंटली, फिजिकली और टैक्टिकली उनसे बेहतर टीम कोई है ही नहीं क्रिकेट। अच्छा, वैसे उनके छोड़े अपनी टीम के बताएं, प्लेइंग 11 आपकी नजर में आज क्या होने चाहिए? क्या हम सरप्राइज देंगे, हमें सरप्राइज मिल जाएगा? देने को हम कुछ भी कर सकते हैं, जीते तो पर बड़ी बड़ी टीम से जीत जाए, हारे तो बच्चों से हार जाए। तो आज अगर जिस तरह की पिचेस का बिहेवियर है, ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना है,
तो अगर जो पिच देखने को मिल रहा है, फिर अब 4 फास्ट बॉलर, एक जो आपको जो स्पिनर होगा, क्योंकि इमाद वसीम अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए, तो फिर अबरार खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या। आप टीम कहती है जी सरप्राइज पैकेज रखा हुआ अबरार को, क्या पता वर्ल्ड कप पूरे में खिलाया कह रहे हैं हमने सरप्राइज रखा, इसको आप घर लेके जा रहे हैं। तो आई हैव टू सी के क्या होता है। लेकिन अगर कोई है तो फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए जिस तरह की पिचेस नजर आ रही हैं। अब डिपेंड करता है पिच तो उनके सामने होगी, हम तो एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। सो चलें, वी जस्ट होप कि जो मैनेजमेंट गई हुई वो दुरुस्त अंदाजों के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 को तैयार करके मैदान में उतारे। बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे इन तमाम मैचेस के हवाले से। जो सेगमेंट है वो पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से है, जहां पर रिसेंटली भी आम इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी विक्ट्री स्पीच दे चुके हैं और मुमकिन तौर पर वो आगे हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म और बीजेपी के रहनुमा जनवरी में राम मंदिर के इफ्तिताह से अपनी इंतखाबी मुहिम का उन्होंने आगाज किया, मगर वो अयोध्या में इंतखाबात हार गए, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वाई सो, इस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह राम मंदिर के इफ्तिताह से शुरू होने वाला जो मोदी का इंतखाबी सफर था वो अयोध्या में हार पर खत्म हुआ। अब की बार 400 बार का नारा नाकाम हुआ है और बीजेपी 1 तिहाई बाद अक्सरियत से महरूम है। ताहम हुक्मरान इत्तेहाद सादा अक्सरियत से हासिल करने में कामयाब रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को 294 नशिस्तों पर सबकत हासिल रही है, जबकि बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया की तरफ से कि 2 मरतबा भारत के वज़ीर आज़म रहने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा भी वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे और वो 8 जून को लिया जाएगा। ताहम नरेंद्र मोदी भारतीय तारीख में तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली दूसरी शख्सियत हैं। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 मरतबा भारत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब इस वक्त भारत में इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत करते हैं। और बड़ी ही प्यारी सी मैं कहूँगी है भाई, मेहमान ने ज्वाइन किया है, इंडियन जर्नलिस्ट है नोएडा से सिमरन कौर, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिमरन, बहुत शुक्रिया एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सिमरन, ये जो रिजल्ट्स आए क्या फोर्सी, थैंक यू सो मच सिमरन, ये जो रिजल्ट्स आए हैं क्या फोर्सी कर रही थी आप? क्योंकि जो हाइप जनरेट की गई थी उससे तो वैसे ही लग रहा था कि 2 बार सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी साहब इस बार भी सादा अक्सरियत लेकर ही कामयाब होंगे। और प्रदीप गुप्ता को तो वो हमने ऑन एयर टीवी पर रोते हुए देखा। मतलब जो वो इलेक्शन को फोर्सी कर रहे थे, नताइज तो उनकी भी सोच से, उनकी तवक्कुआत से भी बिल्कुल बरक्स आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रदीप जी को रोते हुए पूरे इंडिया ने देखा और आई एम वेरी शॉक कि आप लोगों ने भी देखा। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और रहती है। और मे बी अगर आप एग्जिट पोल करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, गांव-गांव में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर अगर आप रिसर्च करवाते हैं एग्जिट पोल बनाने के लिए, तो यू कांट बी वेरी श्योर दैट कि लोग आपको जो भी आंसर दे रहे हैं वो हूबहू जाके पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग वाले दिन वो उसी बटन पर वोट दबाएंगे। तो ये एक नया ही लेसन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसीज हो उनको या फिर हम जैसे लोगों को, पत्रकारों को, कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि कभी भी कुछ भी जो इंसान है, जो सिटीजन है एक देश का, एक डेमोक्रेटिक देश का, वो अपना डिसीजन कभी भी ले सकता है। वो कौन से मुद्दों पर सोच विचार करके अपना वोट देगा, उसको गवर्नमेंट की कौन सी बात अच्छी लग गई, कौन सी बुरी लग गई, उसको किस पार्टी के कौन से चुनावी मुद्दे ने प्रभावित किया है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और फोर्सी करने की बात जरिए अब हम लोग खुद बहुत शॉक थे, बिकॉज काफी टाइम से ऐसा होता आ रहा है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो या फिर पिछली बार के जो आम चुनाव थे वो हो, एग्जिट पोल के नतीजों के आसपास ही जो है वो रिजल्ट्स रहते थे। लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं हम लोगों के लिए भी बहुत एस्टॉनिशिंग था। एंड वी वर लाइक कि डेफिनेटली अब जो वोटर है वो अपनी वोट का महत्व, इंपॉर्टेंस जो है वो जानता है, उसको पता है कि मुझे मेरे देश पे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मैं उस बारे में सोचकर उस पार्टी को वोट दूंगा जो मेरे देश के हित के लिए सोचे। जी अच्छा, मुझे सिमरन ये बताइएगा कि ये जो अब की बार 400 का नारा था, ये मोदी साहब की कुछ बाजी की गलतियों का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी प्रोटेस्ट जो उन पर भारी पड़े, या फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैंपेन की है, जिस तरीके से उन्होंने बड़े तरीके से लोगों को कायल किया है, आइन को उन्होंने कहा कि हम आगे चलकर तब्दील करेंगे, कुछ ऐसे गलत फैसले लिए गए जिसकी वजह से आइन में तरामीम की गई,
कौन किस पर भारी पड़ा है? क्या मोदी सरकार के अपने खुद के फैसले उन पर भारी पड़े या राहुल गांधी की कैंपेन उन पर भारी पड़ी? ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बराबर काम किए हैं जरिया। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी 2022 में, ये यात्रा शुरू हुई थी, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल आउटकम, वो बंदा पूरे इंडिया में उन्होंने वॉक किया है जस्ट टू नो भारत की नब्ज को पहचानने के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हालात में थी वो सब जानते, तो एक रिवाइवल के लिए बहुत ही कड़ा कदम उठाना पड़ना था। राहुल गांधी को सैल्यूट है कि उन्होंने इतना हार्डवर्क किया भारत छोड़ो यात्रा निकाल कर, और उसके बाद और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। जो मोटो है वो लोगों को समझ में आया है। देखिए जनता क्या चाहती है कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो उनका लीडर हो, वो उनसे जुड़ा हुआ। आप मुझे सुन पा रहे हैं जरिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुन रही हूँ। तो जनता यही चाहती कि उनका लीडर उनसे जुड़ा हुआ हो, तो वही बात नब्ज को समझते हुए राहुल गांधी सड़कों पर आए थे, और इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है कांग्रेस को, जो मजबूती मिली है इस बार लोकसभा चुनाव में, उस पर। दूसरी बात, आप कह रहे कि 400 पार का जो नारा था वो कुछ ऐसे फैसले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए थे जिससे वो कॉन्फिडेंट थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा। पिछली बार 382 सीटें उनकी आई, तो उस हिसाब से 12-15 सीट का ही फर्क रह जाना था अगर वो 400 पार हो जाते। तो राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मोदी सरकार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि इस बार 10-12-15 सीट्स उनके लिए एक्स्ट्रा लाना कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन वहीं से अनफॉर्चुनेटली सिमरन वो हार गए। 50 के करीब जो वजीर हैं बीजेपी के वो हारे हैं, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर नेम है आप लोगों की शोबिज इंडस्ट्री का, स्मृति ईरानी साहिबा, वो तक हार गई हैं। और अयोध्या मंदिर जिस तरीके से इसका कयाम अमल में लाया गया था, वो सारे हमने देखा कि, और बड़ी माजरत के साथ मैं जानती हूँ आपका मुल्क है और अपने मुल्क से सबको प्यार होता है, लेकिन जिस तरीके से अखंड भारत का नारा, एक तिरंगे में अगर 3 रंग हैं तो वो मुख्तलिफ अकलियत के लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये फैक्टर, ये अवामिल भी बहुत ज्यादा असरअंदाज हुए होंगे। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बाकी बात आपने अयोध्या की तो वहां के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग थे जरिया, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से आते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड जीत उन्होंने हासिल की। ये टोटल वोट्स इस सीट पर पड़े थे 5 लाख कुछ 54,279 वोट पड़े थे, और 5,45,067 कुछ के मार्जिन से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर फैक्टर जो अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भी काम नहीं किया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि मोदी सरकार का था कि राम मंदिर का प्रचार वो जाकर देश के बाकी हिस्सों में करेंगे, तो राम मंदिर के नाम पर वोट्स पड़ेंगे। वोट्स पड़े हैं, उस मुद्दे पर भी पड़े हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस मुद्दे को लेकर 400 पार की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं वो सच नहीं हो पाया है। तो अब भी आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है मोदी गवर्नमेंट को कि वाकई में ऐसे जो मुद्दे हैं उनको आगे ना लाकर, जो कॉन्क्रीट ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पे मुद्दे हैं जो जनता के साथ जुड़े हैं, उनको आगे लाकर अगर वोट मांगे जाते तो शायद ये रिजल्ट है थोड़ा सा डिफरेंट होता। अच्छा सिमरन, मोदी साहब ने तो विक्ट्री स्पीच कर दी, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने मखलूत हुकूमत की तजवीज़ पेश की है, साथ ही साथ पेशकश ये भी की है कि उससे मखलूत हुकूमत में कोई वजारत भी नहीं चाहिए, और जो हिंदुस्तानी सहाफ़ी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के राब्ते कल से जारी हैं। कितना इम्पोर्टेंट होगा या और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि कांग्रेस जो है वो मखलूत हुकूमत बना ले? देखिए, कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्लियर कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं, ना ही इस तरफ में कोई कवायद की जा रही है। शरद पवार जी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कह दिया कि कोई कवायद इस तरीके की नहीं की जा रही, बल्कि वो इस बात पे विश्वास रखते हैं, जो उनके नेताओं का कहना है कि भारत में एक मजबूत विपक्ष वो इस बार जरूर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो जरिया बीजेपी जो है वो बहुमत में थी, कोई भी नया बिल लाना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी फैसला लेना है, उसको किसी अलायंस की रजामंदी की जरूरत नहीं थी। वो खुद से कोई भी फैसला क्लियर मैंडेट से वो बिल पास करवा लेती थी। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की इन टोटल 240 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा है 272, तो उनको अलायंस की जरूरत है। टीडीपी जेडीयू उनकी अलायंस कर रही है 272 का आंकड़ा छूने के लिए। तो अब बीजेपी को अगर सरकार में रहते हुए कोई भी स्ट्रिक्ट एक डिसीजन या कोई बिल पास कराना है, कोई भी फैसला लेना है, इन दो अलायंस पर बिल्कुल निर्भर करता है। इनकी रजामंदी भी चाहिए होगी, प्लस विपक्ष इतना स्ट्रांग हो गया है, ऑलमोस्ट 50-50, नॉट एक्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 50-50 का जो आंकड़ा है वो इस बार संसद में नजर आएगा, पक्ष और विपक्ष का। तो इस
बार फैसला लेना सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले टर्म में था। और जिस तरीके से कुछ फैसलों का विरोध कांग्रेस करती आई है या ऑपोजिशन करता आया है, उसमें चाहे अग्निवीर ले लीजिए, किसानों की जो बात है वो ले लीजिए, कुछ और भी फैसले हैं जिनका विरोध सीएए है, एनआरसी है, विपक्ष इनका विरोध करता है। तो अब जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट कह रही थी कि एनआरसी, यूसीसी, सीएए लागू कर दिया जाएगा, अब उतनी आसान उसका रास्ता जो है वो नहीं होगा। विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा और अपनी अलायंस पार्टीज टीडीपी, जेडीयू को साथ लेकर बीजेपी को चलना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा सिमरन, जिस वक्त आप लोगों के रिजल्ट्स आ रहे थे हमने देखा कि उस दिन आप लोगों की स्टॉक मार्केट भी जो थी वो क्रैश कर गई थी और अब तक के जो हमारे पास स्टैट्स आए हैं वो 30 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है और इसमें बहुत बड़े बड़े आपके ऐसे नाम हैं जिसमें गौतम अडानी का नाम बहुत बड़ा है, उनको भी 1 खरब रुपए डूब गए हैं। तो ये सारा माजरा क्या था कि मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मतलब जो लोग हारे वो तो हारे ही वोटों की सूरत में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनके भी बोझ उलट गए। जी जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट जो है, जिस तरीके से रुझान आने स्टार्ट हुए थे सुबह 8 बजे, तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल शूट कर गया था। और बुल मार्केट इसको बेयर मार्केट इसको कह रहे थे हम लोग कि बहुत शूट कर गया है। और उसके बाद जिस तरीके से सीट्स के रिजल्ट्स और खुलने हुए, दूसरे राउंड की, तीसरे राउंड की गिनती शुरू हुई है, उसके बाद जैसे रिजल्ट सामने आने लगे हैं और आंकड़ा जो है वो 50-50 का होने लगा, उसके बाद शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गए। और सही आपने कहा कि 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है। इसमें एक बड़ा फैक्टर यही साबित होता है जरिया कि एग्जिट पोल को देखते हुए जितनी इन्वेस्टमेंट इलेक्शन के मद्देनजर शेयर मार्केट में उस दिन की जा रही थी, जितना लेन देन किया जा रहा था, वो एग्जिट पोल के मद्देनजर किया जा रहा था कि एक बार अगर फिर से मोदी गवर्नमेंट बन गई है। तो टाइम मेरे पास बहुत कम है सिमरन, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहती हूँ, काइंडली उसका जवाब दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार इंतखाबात जीते थे तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ उनकी दावत पर नई दिल्ली में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के मामलात कुछ बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि इस बार कोई बेहतरी आने के चांसेस हैं या फिर वही रविश रहेगी नरेंद्र मोदी की? जी, ये तो बिल्कुल डिसीजिव फैसला है जो बिल्कुल पूरी पार्टी को, पूरी गवर्नमेंट को मिलकर डिसीजन लेना है। फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करके डिसीजन लेना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से कुछ वजहों की वजह से खराब हुए हैं, उन पर अगर बातचीत करके कोई हल निकाला जाने की अगर सूरत हाल कुछ नजर आती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है चले लेट्स सी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोई ना कोई दोनों ममालिक मिलकर कदम उठाए। बहुत शुक्रिया आपका सिमरन कौर, भारतीय सहाफी हमारे साथ मौजूद थी और इलेक्शन पर अपना तज्जिया दे रही। जरा का जिक्र हो जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसीलिए वज़ीर आज़म ने माजी भूलकर आगे चलने की बात की है और चीन पाकिस्तान की दोस्ती हालात और वाकयात से आज़ाद है। इस वक्त चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेंजन में हुआवे के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया वहां पर और पाकिस्तानी मिली नगमे भी बजाए गए, जबकि चीन और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्लाउड सर्विस के शोबों में ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत चीन की कंपनी हुआवे 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को तरबियत फ्राहम करेगी। अब जरा बढ़ते हैं हम अदालती मामलात की तरफ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि जो इस वक्त झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं सारे सहाफ़ियों को, हम जानते हैं कि वो किस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। आप अदालत पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन अदालती दायरे में रहकर करें। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतादिद ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें सज़ा हो चुकी है। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ कि बानी पीटीआई के भी लाखों सपोर्टर्स हैं, वो कोई आम मुजरिम या आम कैदी नहीं है। लेकिन सिर्फ यही एक मामला नहीं है। दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के दरमियान 3 धड़े बनने का इंकशाफ हुआ है, जबकि वज़ीर आला ने बिलावल से वज़रा की शिकायतों की अंबार भी लगा दिए हैं। उधर गवर्नर KPK और वज़ीर आला KPK के दरमियान लफ्जी जंग जारी है और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुरी कह रहे हैं कि गवर्नर की गाड़ियां बंद कर दूंगा और उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। तो ये जो फाइट है ना अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान
और गवर्नर केपी के दरमियान वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल इस मामले पर बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं जस्टिस अतहर मिनल्लाह के उस इजाफी नोट के हवाले से बात करूंगी जो कि उनका इख्तलाफी नोट भी है। कह ये रहे हैं कि बानी पीटीआई कोई आम मुजरिम नहीं है, उनके लाखों वोटर्स हैं। इस इख्तलाफी नोट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अतहर मिनल्लाह साहब का ज़ाहिर है ये एक इख्तलाफी फैसला है, तो उसकी उस तरह की हैसियत तो नहीं है जो एक फैसले की होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आपने कहा लाखों, मेरा तो ख्याल है लाखों की जगह करोड़ों कहना चाहिए, क्योंकि वोट तो उनको 1.5 करोड़ से ज्यादा पड़ा है। तो बहरहाल उसमें जो उन्होंने नुकात उठाए हैं वो नुकात अहम है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, बल्कि शायद सबसे बड़ी जमात कहना चाहिए तहरीक इंसाफ, उसके कायद हैं। तो जो बात उन्होंने कही है वो बातें तो अपनी जगह वजन रखती हैं। अब बहरहाल अब ये हुकूमत को देखना चाहिए कि वो किस तरह मामला देख रहे हैं, क्योंकि आज ये खबरें और ये भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ कोई गद्दारी का मुकदमा भी करने लगे हैं, कुछ और चीजें भी करने लगे हैं। तो ये तो लग रहा है कि सियासी जो टेंशन है उसको कम करने को बेस बनाकर वो गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। खाकवानी साहब, वो आप जानते हैं कि वो एक ट्वीट का जी वीडियो जो 1971 से रिलेटेड बिल्कुल जो की गई थी, बिल्कुल ये वही इशू चल रहा है। देखें, बात ये है कि हुकूमत इस वक्त डिफेंसिव है, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह इनको काउंटर करें, किस तरह मैनेज करें, और अपनी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है उनकी बहुत सारे उसमें सवालात पैदा हो रहे हैं, गुड गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं, मरकज में भी चल रहे हैं। महंगाई की एक लहर आ रही है, आप जानते हैं बिजली महंगी हो रही है, और ये जो जून जुलाई अगस्त के जो और खासतौर सितंबर के भी जो बिजली के बिल होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल में सियासी तौर पर इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है सियासी हैंडलिंग का बेहतरीन तरीका तो ये है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करके दीवार से लगाने के बजाय उनको पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए और सियासी कशीदगी कम करनी चाहिए। अभी आप बात कर रही थी, केपी की बात कर रही थी, केपी में भी अफसोसनाक बात तो ये है कि गवर्नर और वजीर आला को अपने सूबे के लिए काम करना चाहिए ना। ठीक है, गवर्नर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, एक तरह से हिस्सा है। बाकायदा कैबिनेट में उन्होंने वजारतें नहीं ली हुई, लेकिन जाहिर है वो बहुत ही अहम किरदार है उनका। तो गवर्नर साहब को चाहिए अपने लेकिन खाकवानी साहब, कहा जा रहा है कि बजट के बाद ये लोग काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। और दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस बात को मुकम्मल करते हुए कि जो कराची में इस मामला चल रहे हैं कि खुद वहां पर 3 धड़ों में तकसीम है वज़रा, ये क्या मामला है, इसके बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए, जब भी होता ये है कि परफॉर्मेंस अच्छी ना हो ना, फिर इस तरह की ग्रुपिंग को धड़े सामने आते हैं। अच्छा। जब अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो, कारकर्दगी अच्छी हो, तो फिर वो चीजें रूटीन में रहती हैं। तो ये इश्यूज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी चल रहे हैं, ये PMLN के अंदर भी चल रहे हैं कि ये सामने आ जाते हैं कि ये सामने नहीं आते। लेकिन मेरा जो बुनियादी और हम सबका जो बुनियादी कंसर्न होना चाहिए कि ये सब लोग मिलकर अवाम की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, लोगों की बेहतरी की खातिर क्या कर रहे हैं। वहां पे हमें लगता है कि सवाल हमें रिजल्ट नहीं नजर आता। पहली बात तो ये है, केपी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे वैसे भी इस्माइल खान से गवर्नर और वज़ीर आला दोनों एक ही होते, एक ही शहर में देने की उम्मीद है, उसकी कभी समझ नहीं आई, वजह समझ नहीं आई कि जरदारी साहब ने ये क्यों फैसला किया है। और उन्होंने खासतौर पर जब इनको बनाया, कुंडी साहब को बनाया है, वो तो उनके एक सियासी मुखालिफ हैं और हर वक्त इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, तो एक यानी एक बाई डिफॉल्ट उसमें कन्फ्लिक्ट मौजूद है। तो वहां पे केपी का भी मसला हल करना चाहिए। सिंध में तो खैर बिलावल साहब बिल्कुल 2 महीने तक गायब रहने के बाद अचानक एक्टिव हुए हैं, तो मेरा ख्याल है चीजें इस तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि सबको अंदाजा है कि ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है पॉलिटिकल, ये 5 साल चलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन खाकवानी साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है? क्योंकि जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो ये साफ इशारा कर रहे हैं बानी PTI की तरफ कि उनसे बात की जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट मुआफी के बगैर बात करने पर राजी नहीं है। तो आप ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर आप कह रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम तो सिर्फ हमारा तो ज़ाहिर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं और यही मशवरा दे सकते हैं कि दोनों अपने अंदर लचक पैदा करें और दरगुजर की पॉलिसी अपनाएं
और बहरहाल पीटीआई के पास तो ऑप्शन है ही नहीं ना। पीटीआई को तो आपने बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है ना, उनके लोग जेलों में पड़े हैं और हाल ही है कि फैसले उनकी अदालतों से उनके हक में होते हैं तो उनपे नए केस बना दिए जाते हैं। तो यानी उन्होंने क्या लचक पैदा करनी है, उनके पास तो अपने पहले ही जेलों में फेंका हुआ लोगों को और उनको निकलने दे ही नहीं रहे। अभी आपने कल सनम जावेद का भी सुना होगा, अली हमजा का भी, कि वो जैसे उनको जमानत होती है उनको एक नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये दोनों तरफ लचक पैदा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, सिस्टम तभी आगे बढ़ेगा ना। तो हम तो सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं कि एक फ्री कम से कम दरगुजर करे, दूसरा लचक पैदा करे, दोनों के लिए है, तहरीक इंसाफ के लिए भी है और दायरे हुकूमत के लिए भी है और एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए भी है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे मशवरों का फायदा नहीं हो रहा। लेकिन देखिए ना, सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। बात ये है कि इतने मुकदमे बनाने के बाद भी रिजल्ट क्या हुआ, हर मुकदमा हायर कोर्ट्स में खारिज हो रहा है। आप देखें ना, कोई मुकदमा और कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इन मुकदमों को लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जाने से भी साइबर केस में इतनी कमजोरियां थी कि वकील पहले से ही कह रहे थे कि हायर कोर्ट्स में यही होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख लीजिएगा, यकीन से कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला होगा। जब केसेस कमजोर हों, केसेस में और जो ड्यू प्रोसेस हो वो बहुत तेज चलाया जाए, इंसाफ के तकाजे बादी नजर में भी पूरे ना हो। आप देखें ना रात को, अच्छा ये ड्यू प्रोसेस आप कह रहे हैं ना खकवानी साहब, मेरी एक इसके ऊपर राय है, सुन लीजिए, आप मुझे जरा बताइएगा, इसमें तसी और आपका तज्जिया मैं दोनों चाहती हूँ कि चूंकि बानी पीटीआई जेल में मुक़य्यद हैं और काफी अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कोई हमने देखा कि बाहर नहीं गए या तो बीमारी का बहाना करके या कुछ भी व्हाटसोएवर इट इज जो भी माजी में हुआ, मैं माजी को नहीं ढेर रही, यही वजह है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सारे मुकदमों में पेशी हो रही है तो केसेस आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर जब मुल्जिम होता ही नहीं था तो फिर मुकदमात को किसने परस्यू करना, किसने उनको उसका फॉलो अप लेना। यही वजह है कि मुकदमे जो थे वो लटकते रहते थे। यहाँ तो शख्स खुद बजात मौजूद है और वह जाकर पेशा भी भुगत रहा है कि यही वजह है कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन का अमल है वो तेजी से आगे चलता रहता है। वरना तो आप 6-6 माह की 8-8 माह की आप दे दें तारीखें, फिर यही पॉसिबल हो सकती है सिचुएशन। आप ठीक कह रही है, ये बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी है कि केसेस में भी कमजोरियां हैं। क्योंकि जब आप सियासी इंतकाम लेने की खातिर या किसी को सिर्फ अंदर रखने की खातिर केसेस बनाएंगे तो उनकी बुनियादी तौर पे उसमें खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी, और ये कमजोरियां फिर नजर आ भी रही है ना। मतलब आप देखें ना कि हम सब जानते हैं कि अदालत का क्या टाइम होता है, 4 बजे तक कोर्ट चलती है। अगर कोई अदालत 11 बजे तक रात को चलेगी तो वो खुद ब खुद मशकूक हो जाएगा ना काम, और पता लगेगा उसमें इतनी तेजी दिखाने की जरूरत क्या है। एक प्रोसेस है ना, पाकिस्तान का एक अदालती निजाम है, एक खास स्पीड और रफ्तार से बढ़ता है। आप उसको थोड़ा सा तेज कर सकते हैं ना, लेकिन अगर मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले सजाएं दे दी जाएं ताकि इनके लोग डिमोरलाइज हो जाएं, तो वो फिर उसमें गलतियां होती हैं, उसमें खामियां रह जाती हैं, उसमें ऐसे वीक लिंक्स रह जाते हैं जिनका फिर दायरे वकला बाद में हायर कोर्ट में उनको इस्तेमाल करते हैं और वो उसका फायदा तहरीक इंसाफ को जा रहा है। तो अब मेरा मकसद कहने का ये पॉइंट मेरा ये है, ऐसे 2-4 मजीद अगर भी मुकदमे कर दिए जाए जो कमजोर हों और बाद में महीने 2 महीने 3 महीने बाद ऑलरेडी इंडिया दे चुके हैं, कुछ मजीद मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। जी बिल्कुल यही चल रहा है, यही हो रहा है, और अब उनको समझ नहीं आ रही कि और किस तरह के मुकदमे करें। तो उससे मेरा मकसद ये सूद प्रैक्टिस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका फायदा कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं। अच्छा चलिए, अब जिन चीजों का फायदा है उस हवाले से जरा बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन पर मौजूद हैं और उन्होंने माजी भुलाकर आगे चलने की बात की है। इस बात का अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो पीटीआई दौर से रिलेटेड था, जब सीपैक पर काम की रफ्तार में कमी आई और उस वक्त के वजीर रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने सीपैक के खिलाफ बयान भी दिया था। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से MOU साइन हो रहे हैं हमारे चाइना के साथ, कितना एडवांटेज होगा हमारी इकोनॉमी को लेकर? देखिए अच्छी है बात, खास तौर पर ये जो हवावे का हो रहा है कि ये पाकिस्तानी तलबा को ट्रेनिंग देने का, ये अच्छी बात है। देखिए इसलिए ये बड़ा अहम दौरा इसलिए कि पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली भी ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा प्रो वेस्ट में या प्रो अमेरिकन ब्लॉक में ज्यादा जा रहा था और चीनी रिजर्वेशन भी उस पर सामने आ रहे थे। तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब रिजर्वेशन को दूर करते हैं और सीपैक के प्रोसेस को तेज करते हैं तो बड़ी अहम बात है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ जबानी कलामी ना हो ना, जो बड़ी डेवलपमेंट हो। सीपैक के हवाले से भी कोई तेज डेवलपमेंट अभी तक नजर नहीं आ रही। मसलन मिसाल के तौर पर कई साल से हम सुन रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वो कहाँ जोन बनेंगे, अभी तक कोई भी ऐसा जोन एक्टिव नहीं हुआ कोई। और पाकिस्तान को
असल फायदा तब है जब इंडस्ट्री लगे, जिस तरह के काम टेक्नोलॉजी यहाँ मुंतकिल हो, कोई उसका सही मानों में आगे हो। CPEC का सिर्फ नाम ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, उसके जो अमली जो उसकी सम्राट है, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फायदा हुआ है, CPEC की मोटरवेज बन गई और चीजें बन गई, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट जब तब पता लगेगा, तो तब पता चलेगा। अभी हमें करना होगा। अभी तो सब गुड हमें नजर आ रहा है। अच्छा, लास्टली मैं आपसे कमेंट देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक तासुर रहा है तमाम सियासतदानों को, माजी में बानी PTI को भी रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के पास उनके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, और अभी इस हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज देखकर भी कुछ ऐसे ही बू आ रही है कि शायद इनके अलावा भी एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे यहाँ पर ऑप्शन निकलते हुए खाकवानी साहब देर नहीं लगती। किस गलत फहमी का शिकार है हमारे सियासतदान, और दूसरा ये कि एक टेबल पर बैठकर खुद पॉलिटिशियंस खुद डिसाइड क्यों नहीं करते कि डेमोक्रेटिक वे से आगे कैसे बढ़ना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बुनियादी बात है कि हमारे सियासतदान खुद बैठ के तय करें मामलात को। और ये जब सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं तो सिविलियन खुद बैठ के अपने मसले तो हल करते ही नहीं है, खुद एस्टेब्लिशमेंट पे चीजें लेके जाते हैं तो मामला खराब होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इनको खुद बैठ के तय करना चाहिए, और सियासी ऑप्शन क्रिएट होते हैं पता नहीं चलता। यही गलती इमरान खान ने की थी, उनको लग रहा था सिर्फ मैं ही वाहिद ऑप्शन हूं, और अब आज आपके सामने क्या चीजें हैं। और खासतौर पर इस वक्त इसलिए भी अहम है कि तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, बानी PTI को, उसकी सियासी पोजीशन मजबूत है, यानी पब्लिक सपोर्ट उसे हासिल है, और वो कम नहीं हो रही बिल्कुल भी। जब किसी भी लीडर या पार्टी को असबियत हासिल हो, सियासी असबियत हासिल हो, पब्लिक सपोर्ट, बड़ी पब्लिक सपोर्ट हो, तो बाकी सारे बात करने पे मजबूर हो ही जाती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी आप अल्टीमेटली आपको उनसे बात करनी पड़ती है, उनके साथ अवाम होती है ना, अवामी कुव्वत होती है। तो ये बात अहम है, ये बात समझना चाहिए, PMLN को खास तौर से समझना चाहिए, और उनको खुद को ब्रेक थ्रू लेना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। अपनी बहुत बेहतरीन मशवरा है जो आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पॉलिटिक्स असाइड, ठीक है, ये मैं आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर आपकी जो फेसबुक पोस्ट है, जो आपकी ट्विटर पोस्ट है, उसको देखने का मौका मिलता है। रिगार्डिंग मैचेस के हवाले से मैं बात करी, क्योंकि क्रिकेट मैच को खुद आप भी बड़ा पसंद करते हैं। इंग्लैंड से जब पाकिस्तान सीरीज हारा था तो आपका जो टूटा हुआ दिल हमने देखा था, वो हमने इसको डिस्कस भी किया था अपने प्रोग्राम्स में। अब आज पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट का पहला मैच है अमेरिका के साथ, उसको आप कैसे फोरकास्ट करेंगे? कोई उम्मीदें रखें? वैसे तो हमने फेसबुक पर कह दिया है कि इतना हमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बट बावजूद इसके वर्ल्ड कप के इस मैच को आप किस तरीके से देखेंगे जो आज पाकिस्तान का पहला मैच होने जा रहा है अमेरिका से? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी टीम का हमेशा से यानी बिल्कुल अनकंडीशनल किस्म का सपोर्टर हूं, और हम तो उम्मीद रखते हैं। अच्छा, एक इसमें है, अमेरिका में जो मैचेस हो रहे हैं उनकी पिचेस जो है ना, वो गैर मुतवक्के सामने आ रही है। वहाँ खासतौर पर न्यूयॉर्क की पिच पर पता क्यों नहीं चल रहा कि ये लोग, इसमें टॉस इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को टॉस जीतना चाहिए, आज का मैच तो जीतना चाहिए। अगला मैच इंडिया के साथ बहुत अहम है, क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडिया को अगर हरा देना तो हमें लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो पाकिस्तान टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करे? मुझे लगता है ऐसा है कि जो पिच है ना, पिच का कोई अंदाजा नहीं हो रहा, तो इनको अगर पहले बॉलिंग कराएं और वो छोटे स्कोर पे अमेरिका आउट हो जाती है, फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस बहुत अच्छी है और पेसर्स भी हमारे पास मौजूद है बहुत। हाँ, और हमारे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बॉलिंग हमारी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी मजबूत बॉलिंग है। आज अहमद वसीम तो नहीं खेलेंगे, तो लेकिन मेरा ख्याल है आशाद इब्रार को भी खिलाएं, तो उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान अगर पहला मैच जीतते अच्छे से, इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो इंडिया के खिलाफ हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल सकेंगे, क्योंकि हमारा सबसे अहम मैच तो इंडिया के साथ होना है, और उसके बाद आयरलैंड से भी ज़ाहिर इंपॉर्टेंट मैच है स्कूल में। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए जी। पाकिस्तानी खिलाड़ी बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बाबर आजम वगैरह बड़े पुराज़म है, तो उनको परफॉर्म करना चाहिए। अब टीम में कमजोरियां तो कुछ हैं, हाँ। लेकिन अगर खिलाड़ी अच्छा, शादाब को लेके बड़ा ही पुरजोर मुकदमा लड़ते हैं, बड़े ही टची हैं बाबर आजम। वाई सो खाकवानी साहब, क्योंकि अहमद वसीम जिस तरीके से नहीं खेल रहे, उनकी पसलियों में वाकई सचमुच का दर्द है या फिर दर्द करवाया गया है, हुआ क्या है? नहीं, वो होगा मेरा ख्याल। अहमद वसीम क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी उनको जो बाहर बिठाया गया तो कहा गया था कुछ उनकी इंजरी हुई है, थोड़ी सी होगी, हो जाता है इस तरह का मसले, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इब्रार मौजूद हैं और फास्ट बॉलिंग बॉलर हमारे मौजूद हैं। हमारे पास 5 फास्ट बॉलर हैं, वहाँ पे अच्छी ऑप्शन है, और 3 हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है कि 3 बॉलर को चुनना भी आसान नहीं है। मेरे ख्याल में शाहीन आमिर को या हारिस को खिलाया जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच। काश ऐसे ही कोई ऑप्शन हमारे पास बैटर्स की सूरत में भी होती कि हमारे लिए बैटर्स को चुनना मुश्किल हो जाता। बहुत शुक्रिया आमिर हाशिम खाकवानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि हमने उनसे क्रिकेट पर भी उनके एनालिसिस ले ली, क्योंकि वो क्रिकेट को बड़ा कीनली मॉनिटर करते हैं। छोटी प्यारी मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही कम उम्र में राइटर बन गई हैं, ऑथर बन गई हैं। 11 साल उनकी उम्र है और उनकी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये वो बताती हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने कब
खिलौनों से खेलने के बजाय लफ्ज़ों से खेलना शुरू कर दिया और मेरे जो अल्फाज का मजमूआ था वो एक स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुआ, जिस पर जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने भी खासी हैरानगी का इजहार किया और फिर मुझे एक नया टैलेंट मिला जिसे मेरी मामा ने दुनिया के सामने जाहिर किया। कोविड डेज के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन जो पोइट्री कॉम्पिटिशन्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया और यहीं से मेरे अंदर खुद की किताब पब्लिश करने का ख्वाब पैदा हुआ। तो सोचिए 11 साल की बच्ची अगर खुद से एक बुक राइटिंग कर रही है और उसमें उसने तकरीबन कोई 40 से 45 के करीब टाइटल्स के साथ डिफरेंट पोम्स लिख दी हैं, तो उस बच्ची का टैलेंट क्या होगा। ये बुक है गार्डन ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से और इसकी ऑथर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यशवल फातिमा। अस्सलाम वालेकुम यशवल एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के मुझे अपना बचपन याद आया और हम ब्रेक में बचपन से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अभी आपके बचपन को मैंने डिस्कस करना है। यशवल, कितनी छोटी उम्र से आपने राइटिंग स्टार्ट की है? मैं बेसिकली 4 और 5 की थी और ये नहीं था कि मैं खेलती नहीं थी। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, लेकिन फिर स्कूल मैगजीन्स बीच में आई और टीचर स्टार्टेड इनकरेजिंग कि अब लिखो आप लोग, फिर उसके लिए टैलेंट डिस्कवर होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर आई रोट अ स्मॉल लिटिल पोम, पब्लिश हुई। उसके बाद सबको ना अब जैसे पता लग जाता है कि कोई टैलेंट है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ये आपके जो मतलब फादर्स वगैरह हैं वो उसको थोड़ा सा देखना शुरू कर देते कि नहीं बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नोटिस होने लग जाता है। तो फिर उसके बाद मम्मा को नोटिस हुआ, सो शी स्टार्टेड एनकरेजिंग मी टू राइट मोर एंड मोर एज मच एज आई कैन। उसके बाद मेरी दोबारा कोई 2 या 3 क्लास में उन लोगों ने दोबारा पोम्स पब्लिश करना स्टार्ट की एंड देन केम कोविड वेयर देयर वाज माय स्पॉटलाइट, जहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स लिखे मिलना शुरू हुई। लेकिन आपकी मामा ने तो ये नोटिस किया ना कि यशवल जो है वो इतनी छोटी उम्र से कुछ ना कुछ कर रही है। मेरे प्रोड्यूसर साहब तो बेचारे अपने बेटे को यही नोटिस कर रही है, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा। तो जब बच्चे बोलना नहीं शुरू करते उस उम्र में लिखना कैसे शुरू कर देते हैं? वो तब ना सब कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे बस पोइट्री नहीं होती, इफ यू हैव अ टैलेंट ऑफ आर्ट तो वो भी गॉड गिफ्टेड होता है। वेरी नाइस। अच्छा यशवल, किस टाइप के आपको उस पे लिखना पसंद है? क्योंकि ये जो मैंने भी आपकी बुक पढ़ी अभी कुछ देर पहले, कुछ मैं टाइटल्स यहाँ पर पढ़ रही थी, तो जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ है, अचीवमेंट्स है, लाइफ मिस्ट्रीज है, लिसन टू मी है और इसका जो पहला है वो प्रीफेस है। तो ये क्या आपके माइंड में था, क्या सोचकर आपने गार्डन ऑफ कॉन्ट्रास्ट को पब्लिश किया? अच्छा, अब मैं जो पोम्स लिखती हूँ ना वो मैं बेसिकली रियलिटी पे लिखती हूँ। अच्छा। क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात तो आपको पता है। सो जब भी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, स्ट्रीट्स पे लोग रह रहे होते हैं, पूरी फैमिलीज दे ओनली हैव अ कारपेट और वो उसके ऊपर बैठे होते हैं और वो रात भी वहाँ पे गुजारनी है, समर्स हो विंटर्स हो, उनके पास बस वही जगह है। तो वो देख के मुझे महसूस होता है कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो भी जो डिजर्व करते हैं ना, वो भी डिजर्व करते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ना सारी पोम्स कंपाइल करके अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे और ज़्यादा हेल्प हो उनकी। अच्छा, आपकी बहुत सारी पोम्स ऐसी भी हैं, आई गेस कुछ बुक्स भी हैं जो कि आपके इंटरनेशनली भी पब्लिश हुई, लेकिन आपके को ऑथर के साथ पब्लिश हुई हैं। उसके सब्जेक्ट्स आपके क्या थे? उनके भी यही सब्जेक्ट्स थे। जैसे मेरी जो पहली पोम थी ना वो थी ब्रीज ऑफ वर्ड्स। अच्छा। ब्रीज ऑफ वर्ड्स बुक में पब्लिश हुई थी और वो थी कि कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास। जैसे वही भी इसी लिहाज से थी कि जैसे लोग रह रहे होते हैं ना, अब उनके पास ना स्कूल जाते हैं ना कुछ और होता है, सो दे आर जस्ट वर्किंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो फिर अब उनके पास ना कोई फ्रेंड है ना कुछ और है, सो फिर जब एक फ्रेंड आती है एंड देन दे जस्ट डिसअपीयर। क्योंकि उसके बाद यही होता है ना कि आप कोई फ्रेंड तो रहता नहीं आपके साथ, और फिर जब वो स्कूल भी नहीं जाते ना कुछ और होते तो वो लोनली होते हैं, बहन भाई तो होते हैं। ये बताओ कि देखो जब आप अपने लिए कुछ सेल्फ राइटिंग कर रहे हो या अपने लिए कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छा लिटरेचर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसा है ये किसी ऑथर को आप पढ़ना पसंद करते हो? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उनकी जो लिखी गई बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो आप बुक्स परचेज करते हो या इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च करते हो? आई लव टू रीड बुक्स। और वो जो प्राइस होती है ना तो इसलिए हम लोग सेकंड हैंड बुक्स लेते हैं। उनकी फिर क्वालिटी भी अच्छी होती है और आई रियली लव टू रीड बुक्स। और ना मेरा पूरा कमरा बेसिकली बुक से भरा हुआ है। जबरदस्त। उससे ही मुझे फिर लाइंस आती हैं। और बच्चे भाग रहे होते हैं किताबों से। ये वैसे बाकी गॉड गिफ्टेड ही हो सकता है कि कोई बच्चा जिसको कमरा जो है वो किताबों से भरा हुआ पसंद। वो लोग मुझसे कहते हैं बुक्स क्यों पढ़ती हो? पहले स्कूल से सारा टाइम स्कूल से सारा टाइम बुक्स पढ़ के आई, फिर घर पे आप मजे के लिए बुक्स पढ़ती हो, मजे के लिए बुक्स पढ़ती हो।
सो या बट आई लाइक रियली लव टू रीड बुक्स, जैसे मूवी होती है प्लेइंग इन योर माइंड। टीचर्स इस चीज़ को किस हद तक प्रेज करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चे इतना टैलेंटेड हो या कुछ इस तरह कर रहा हो, तो मैं खुद भी, मुझे पता है क्योंकि मैं बड़ी अच्छी डिबेटेड थी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो वो ऐसे बच्चे ना बड़े आई कैंडी होते हैं टीचर्स के लिए, टीचर बड़े प्यार प्यार से उन्हें रख रहे होते हैं, तो वो वाला टाइम कैसे एंजॉय करती हो? तो ना मेरा बेसिकली जब बुक रिलीज हुई थी ना, तो मैंने अपनी एक टीचर को दी, और ना उन्होंने पूरा पीरियड 40 मिनट्स शी जस्ट प्रेज्ड मी, और उन लोगों ने बाकी सबसे कहा कि देखो इस तरह के बच्चे होते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे टाइम ज़ाया करते हो और ये कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती है। और फिर उसके बाद बहुत टीचर्स ने प्रेज किया, मेरे प्रिंसिपल को बुक दी तो उन्होंने भी, शी वॉज रियली सरप्राइज्ड कि आपने बुक लिखी है। अच्छा, तो यशल मुझे ये बताओ कि मैं भी, हम लोग बात कर रहे थे ना ब्रेक में कि सेल्फ राइटिंग का होना इन स्किल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है, स्पेशली मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पर भी टीचर्स ना बच्चों की सेल्फ राइटिंग पर इतना तवज्जो नहीं देते। आपकी छोटी उम्र से लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तो आपने माशाल्लाह बहुत जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये सेल्फ राइटिंग स्किल्स होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग्स कर रहे होते हो ना, वो बस इसीलिए नहीं होती कि आपने बस अब करना है, मार्क्स के लिए होती है, दे आर अ स्किल इन योर लाइफ। आपको अब वो करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपको बुरा लग रहा है या फिर कोई ऐसी फीलिंग है जो आप किसी को नहीं बता पा रहे, यू कैन जस्ट राइट इट आउट, और उससे भी बहुत हेल्प होती है। वेरी नाइस, ये बड़ी एक अच्छी टिप दी है युशल ने कि ऐसी फीलिंग्स जो आप किसी को नहीं बता सकते, आप उसको खुद से लिख कर अपने पास रखते हैं, जिसको हम पुराने ज़माने में कहा करते थे, मैं डायरी लिखा करती हूँ, या मेरे अब्बू डायरी लिखा करते थे, मुझे मेरी अम्मी की डायरी मिली। हाँ, तो वो बड़े आपकी क्लोज टू हार्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना पसंद है? क्योंकि मैं ये कहूँगी कि एडवाइस भी होगी मेरी आपको कि पढ़ाकू बच्चे तो ज़रूर बनो, लेकिन ज़िंदगी के बाकी रंग भी आपने एंजॉय करने हैं। बेसिकली ना मेरी क्लास में सारे, especially after I release the book, everyone is like topper, and I feel I'm way more than that, क्योंकि मैं बस पूरा दिन ना ही मैं बस बुक्स पढ़ती हूँ, ना ही मैं बस पोइट्री करती हूँ। I have a life outside that which people don't believe. तो फिर मैं बाकी खेल भी रही होती हूँ, and I talk to people. I also go on events ना, debating events. I love that. मैं socialize करना बहुत ज़्यादा prefer करती हूँ, और इस तरह करके। और अब ना मैं स्पोर्ट्स में भी थोड़ा जाना चाह रही हूँ, जैसे स्विमिंग हो या बैडमिंटन हो, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अब जैसे समर वेकेशन शुरू होगी तो हम लोग पिछले वीक भी कुछ 1-2 सेगमेंट्स कर चुके हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। आपकी जो एज है, आपके एज में जो बॉयज़ आपको देख रहे हैं या जो गर्ल्स आपको देख रही हैं, जो 7th स्टैंडर्ड 8th या 6th स्टैंडर्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ या मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि इन एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लें? मे बी आर्ट्स, क्योंकि ना आप जब आर्ट्स कर रहे होते हो, यू आर पेंटिंग, तो आप ना अपने इमोशंस लेट आउट करते हो। और अदर देन दैट प्लांटिंग, ये मेरा भी बड़ा फेवरेट काम है। प्लांट्स भी ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होते हैं, दे आर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ नेचर। जैसे मेरी बुक का भी नाम है गार्डन, बिकॉज आई ऑल्सो रियली लव प्लांट्स, और मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, तो प्लांटिंग एक बहुत अच्छा फ्री टाइम है, और उससे फिर एनवायरनमेंट को भी हेल्प। बिल्कुल, प्लांटिंग इटसेल्फ एक आर्ट है, मैं तो खुद ये कहती हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ प्लांट को लगा नहीं देना, उसकी ग्रोथ पर आपने पूरी फोकस करना है, उसके अगर पत्ते जल गए हैं आपने काटने हैं, पानी कितना देना, तो मतलब आप उसको एक तरीके से कैटेगराइज कर रहे हो, मोडिफाई कर रहे हो उसको बढ़ने के लिए। कोई आसान काम नहीं होता, इट इज नॉट जस्ट दैट प्लांट सम सीड्स और वो खुद ही उगते रहेंगे, यू हैव टू बी रियली केयरफुल। अक्सर तो हम लोग यही करते हैं ना, पौधा लगा के भूल जाते हैं। पानी देना होता है, सॉइल का ख्याल रखना होता है, बस एक टाइम का नहीं होता कि खुद ही वो उग जाएगा। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, आई रियली वांट टू डू CSS, ताकि ना पाकिस्तान की हेल्प हो, और पाकिस्तान के लिए ना मैं कुछ करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। और CS एग्जाम्स इंशाल्लाह पास करने के बाद कोई स्पेसिफिक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर आप चाहती हो कि मैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी सर्व करूँ खुद को? मे बी मिलिट्री। ओह रियली? कोई फैमिली में से है या फिर किसी को देख के शौक हुआ या कुछ फील किया तो ये शौक हुआ? नहीं, मैंने ना बहुत ज़्यादा सीरीज़ और एज इन आर्ट्स वगैरह देखी है, तो मैं किसी वजह से ना बहुत फॉन्ड ऑफ मिलिट्री हो चुकी हूँ। मैं अपने भाई को भी हर बार कह रही होती हूँ कि आपने आर्मी में जाना है, क्योंकि पता नहीं है, एक ना कम्फर्ट की फीलिंग आती है, अटैचमेंट फील होती है कि आर्मी में जैसे वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मुल्क की हेल्प कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू। अच्छा, और छोटा भाई कितना तंग करता है जब आप कुछ ना कुछ राइटिंग कर रहे होते, कुछ आगे पीछे घूम रहा था या सुकून से बैठा होता? नहीं, वो तो मैं जब राइटिंग करती हूँ ना, सो उसने भी राइटिंग स्टार्ट की थी पास में,
वो ना मुझसे यू कैन से इंस्पायर होकर उसने लिखना शुरू किया था। उसने कुछ पोइम्स लिखी थी। पोइम्स भी लिखी? अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ कुछ जो छोटा मोटा कुछ लिख ही लिया होगा। एंड दे वर रियली क्यूट। उसने बहुत ना डायनासोर्स एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि छोटा है ना, तो उसने बहुत क्यूट पोइम्स लिखी थी। उसके बाद बुक आई थी तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रहा था एंड ही वाज जेन्युइनली हैप्पी और बहुत जैसे ना प्राउड फील कर रहा था। वो बहुत खुश था। ऑब्वियस सी बात है, इतना छोटा बच्चा अगर कुछ लिख रहा है तो उसका ये होता है कि अच्छा ये मैंने कर लिया, क्योंकि कभी कभी तो आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता है। अभी हम इतने बड़े भी हो जाए, कुछ ऐसा काम जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया और हम वो कर ले हैं, ये मैंने कर लिया, तो ये एक फील आती। मामा पापा की किस हद तक सपोर्ट रहती, क्योंकि मामा तो आपके साथ भी आई है, लेकिन पापा वो किस हद तक आपके साथ इन चीजों में सपोर्टिव होते हैं? आई डोंट थिंक कभी उन्होंने आपकी कोई पोम पढ़ी है? जी अच्छा। मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा पोम्स लिखी भी हैं और मुझे नहीं लगता किसी को इस बात का पता है। मुझे नहीं लगता कि पापा को भी ये बात याद होगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कहा था, इस तरह का ये इंटरव्यू देखते हुए कहा था कि आपने भी लिखनी है बुक। सो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मैं डिटर्मिन हो गई थी कि मैंने लिखनी है। उसके बाद पापा पोम्स भी लिखती हूँ ना मैं, बस आज इन सिंगुलर लिख दूँ तो पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने पापा के लिए भी 2 से 3 पोम्स लिखी हैं और मेरी नानो बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा। शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर एवर। वो मैं कोई पोम भी लिखूँ ना तो वो कॉल करके कंग्रेचुलेशंस बोलती हैं। तो बुक की तो आप सोच ही लें, शी इज़ लाइक ऑलवेज जेन्युइनली हैप्पी ऑन माई अचीवमेंट्स। तो जब भी आप कोई ना कोई पोएम लिख रहे होते हो तो उसका कंटेंट या उसका बैकग्राउंड या जो आपने उसकी प्लॉटिंग करनी होती है, कोई थीम देना होता है, तो उसको किसके साथ डिस्कस करती हो? मैं नॉर्मली तो मम्मा के साथ ही करती हूँ। बेसिकली ना ये जो इतना फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझे फील आती है कि मुझे कभी इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई जस्ट एक वो फील गुड वाली आ जाती है कि नहीं आई एम जस्ट डन विद दैट और ये हो गया। और जैसे आई जस्ट ग्रैब अ कॉपी एंड अ पेन और मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। और अगर मुझे कोई आइडिया चाहिए और उसमें मिर्जा गालिब बन जाती है, जैसे उन पर अल्हाम आया करते थे कि ये शेयर लिखना है, आप वो करना शुरू करें। थैंक यू सो मच यशल फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा। और वो बच्चे जो कि पोएम्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो यशल की ये बुक जरूर परचेज करें, गार्डन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।